नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे थे और करंट अफेयर में यदि बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बिहार स्पेशल करंट अफेयर कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें बिहार का बजट, बिहार का आर्थिक सर्वे यानी बिहार का टॉपिक वाइज करंट अफेयर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग अभी दृष्टि जो आपका घटना चक्र का मैगजीन आता है वहाँ से हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे थे। उसमें राष्ट्रीय खबर हो, अंतर्राष्ट्रीय खबर हो, काफ़ी डिटेल में देखे थे। साथ साथ उसका वन लाइनर भी कवर किए थे। अभी कुछ उसमें उसका पार्ट हिस्सा बचा हुआ है, जैसे आपका खेल हो गया, कुछ आपका विज्ञान से संबंधित यानी साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो आपका खबर हो गया। इसके अलावा कुछ मिसलिनियस डाटा वहाँ पे आपको बताएंगे। और उसी के मध्य एक आपको ये नया जो है, एक यहाँ से आज से हम लोग मंथली जो है करंट अफेयर देखने वाले हैं। आज हम लोग अगस्त महीने का जो बेस्ट एमसीक्यू है वो देखने वाले हैं। ये हम लोग देख रहे हैं परफेक्शन आईएएस का एक अभी मैगजीन आपको मार्केट में अपडेट हुआ है, तो परफेक्शन आईएएस से हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। आज हम लोग अगस्त देखेंगे, क्योंकि जैसे मैं आपको बताया था इनिशियल में कि लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर जो है उससे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले हम लोग अगस्त का देखेंगे और आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो सारा मंथ का यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे अगस्त। और इसके बाद हम लोग जुलाई, फिर जून, ठीक है, ऐसे ही हम लोग जो है आपको फरवरी तक जो है करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो मैगजीन चाहे तो आप ले सकते हैं। बाकी अभी यहाँ पे देखें तो ये जो अपडेशन है इसमें आपका ये फरवरी जो है 2023 से आपका जो है अगस्त 2023 तक। अब देखिए, तो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को देखते हुए अभी हाल फिलहाल एग्जाम है तो उसको लेकर डिजाइन किया गया है। लेकिन ये अन्य एग्जाम जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं, चाहे यूपी में आपका आरओ का एग्जाम हो गया है, कोई अन्य एग्जाम, सारे में जो है करंट अफेयर का कोई तो यहाँ पे आपका जाति धर्म होता नहीं है कि ये करंट अफेयर जो इसी के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो ये बेस्ट एक प्रैक्टिस होगा। मैं इसका खुद एनालिसिस किया, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे हम इस पे जो है काम करने के लिए तैयार हैं और इसके लिए हम लोग काम करेंगे अभी। तो अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो आज हम लोग जो है इसका अगस्त महीने का देखने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन आप लोग टेस्ट की तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं आप चाहे तो। यहाँ पे लगभग जो है अगस्त महीने में देखें तो 150 प्रश्न का एक यहाँ पे श्रृंखला दिया हुआ है और बेहतरीन एक एमसीक्यू जो है कलेक्ट करके यहाँ पे दिया गया है। तो आप एक एक प्रश्न मेरे साथ पैरेलली हल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको वक्त भी दूंगा, साथ साथ एक एक करेंट अफेयर हम लोग बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप चाहें तो आप ओएमआर सीट ले लें या 100 जो है 1 से लेके 150 तक नंबरिंग कर ले। इसमें अप्रॉक्स 150 प्रश्न है। ठीक है, अगले दिन हम लोग फिर जो है जुलाई मंथ का देखने वाले हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बाकी चैनल को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें चैनल को, ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे आप सभी के काम करने के लिए। अगर आपका रिस्पॉन्स बेहतर रहा तो अभी आने वाले समय में बहुत ही बेहतर बेहतर कंटेंट आपके सामने लेके आएंगे। देखिए, मार्केट में जो भी बेहतर कंटेंट है हम कोशिश करते हैं आपके सामने जो इसको लेके आने की, ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाभान्वित हो सके। देखिए, प्रश्न नंबर पहला यहाँ पे है, गड्ढा ब्राह्मण, कोली, पादरी जनजाति किस राज्य के शासित प्रदेश में निवास करती है जिन्हें अनुसूचित जाति यानी एसटी का दर्जा दिया गया। देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, गड्ढा ब्राह्मण, कोली या पादरी। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग करें। देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, तो इनको अभी नया जो है एसटी का दर्जा दिया गया। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर के 4 समुदाय हैं। ठीक है, इनको अनुसूचित जनजाति, ठीक है, यानी बात हो रही है शेड्यूल ट्राइब। और इसमें देखें तो गड्ढा ब्राह्मण, कोली, पादरी जनजाति और पहाड़ी जाति समूह को क्या किया गया, इसमें अनुसूचित जाति में इनको शामिल कर दिया गया। पहाड़ी हिंदू, मुस्लिम और सिख हैं और इसमें कश्मीरी मूल के भी लोग शामिल हैं। देखिए, अगर पादरी आबादी की बात की जाए हिंदू में तो 83.6% है, बौद्ध जो है इसमें 9.5 और मुस्लिम साढ़े जो है यहाँ पे 6.8 के करीब है। बस इतना आप याद रखेंगे कि ये गड्ढा ब्राह्मण, कोली, ये पादरी जनजाति और पहाड़ी जाति समूह। तो पहाड़ी जाति समूह में जो ये लोग रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इनको एसटी का दर्जा दे दिया गया। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भूटान और तिमोर जो है लेस्ते ने रूबेला को खत्म कर दिया। रूबेला किसके कारण होता है? तो रूबेला जो है, ये आंसर आप लोग करें, बैक्टीरिया है, वायरस, कवक। और यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी, वायरस के कारण होता है। ठीक, देखिए, विश्व जो है स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आप देखेंगे तो भूटान और तिमोर तिमोर लेस्ते ने रूबेला को खत्म कर दिया है, ऐसा जो है बताया गया है रिपोर्ट में। रूबेला क्या था, एक संक्रामक और वायरल बीमारी था, वायरस से फैलने वाला था, जो गर्भावस्था के दौरान संक्रमित महिलाओं को, नवजात शिशु में गंभीर बीमारी और अपरिवर्तनीय जन्म दोष के कारण ये बनता था। रूबेला के टीकाकरण के माध्यम से रोका जा सकता है।
ठीक है, अभी बात ध्यान रखें। देखिए आजकल स्टेटमेंट बना के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। भूटान और तिमोर लेस्ते ने 2017 और 2018 में जो है खसरे को समाप्त कर दिया था। मालदीव, श्रीलंका, भूटान और तिमोर लेस्ते 2023 तक खसरा और रूबेला का उन्मूलन का लक्ष्य हासिल किए हैं। ठीक है, तो ये अभी इसलिए ये मैटर चर्चा में था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, कुरिल द्वीप किसके बीच विवाद का स्रोत है? अब ये काफी चर्चा में बना हुआ है कुरिल द्वीप। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन सी, जापान और फ्रांस के बीच। ठीक, तो देख सकते हैं कुरिल द्वीप जो विवाद है, जिसे जापान में उत्तरी क्षेत्र विवाद के रूप में भी जाना जाता है, 4 दक्षिणी कुरिल द्वीपों का स्वामित्व को लेकर यहाँ पे जापान और रूस के बीच ये क्षेत्रीय विवाद है। कुरिल द्वीप समूह में देखेंगे तो जापान के लिए उत्तरी क्षेत्र आ जाएगा। ये थोड़ा मैपिंग वाला बात है यहाँ पे। और द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में सोवियत सेना द्वारा जब्त कर लिया गया था। ये है जापान और रूस के बीच में विवाद। अगला प्रश्न देखिए, ईटुरूप, कुनासिर, शिकोटन और हवोवाई जैसे द्वीप किस समुद्र से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? तो देखिए इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ओखोट सागर। ओखोट सागर। देखिए बात करें तो ईटीरूप जो है जापान में जो है एटोरेफू, कुनासिर जो है आपका कुनासिरी, सिकोटोन और हवोमई विवादित द्वीप जापान में जो है आपका होइकडो के उत्तरी तट के समीप 1 किलोमीटर दूर पे निकटतम पे स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो स्पेशली ये बीपीएससी को टारगेट करते हुए करंट अफेयर बनाया गया, बट जैसे मैं बताया करंट अफेयर जो है ये किसी भी एग्जाम में आपके काम आ सकता है। तो ये जो ज्वालामुखी श्रृंखला है सबसे दक्षिणी द्वीप में है, जो आपका ओखोत्सक सागर और प्रशांत सागर को अलग करती है। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया जो है शमोसा काकस, ये क्या है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, आंसर कीजिए इसका। देखिए 4 ऑप्शन है यहाँ पे। भारतीय अमेरिकी सांसदों का अनौपचारिक समूह है। ठीक है, तो भारतीय और अमेरिकी सांसदों का क्या है? अनौपचारिक समूह है। यहाँ पे देख सकते हैं हीरसवर्धन सिंह 2024 में अमेरिका राष्ट्रपति पद की दौड़ में आने वाले तीसरे भारतीय मूल के उम्मीदवार बने थे। नाम था इनका हीरसवर्धन सिंह। अन्य 2 भारतीय मूल के उम्मीदवार थे निकी हेली और विवेक रामास्वामी। शमोसा काकस शब्द कम से कम 2018 से उपयोग में है और ऐसा कहा जाता है कि इसे जो है इलिनॉइस के 18वें जिले से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में सदस्य राजा कृष्णमूर्ति द्वारा गढ़ा गया था समोसा काकस को। समोसा काकस जिसका नाम जो है लोकप्रिय नाश्ते के नाम पे रखा गया था। ठीक, अमेरिकी कांग्रेस में निर्वाचित अधिकारियों में एक समूह को संदर्भित करता है जो दक्षिणी एशियाई वंश है। ठीक है, तो समोसा काकस जो है ये एक जो है आपको क्या हो गया? अमेरिका से संबंधित हो गया एक संगठन के रूप में। अगला देखिए, एक अच्छा प्रश्न है, देखें आप। पूछा गया है कि संसाधन दक्षता सर्कुलर इकोनॉमिक इंडस्ट्री गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यानी RECEI आपके सी के बारे में पूछा गया, संसाधन दक्षता सर्कुलर इकोनॉमिक इंडस्ट्री गठबंधन। इसकी कल्पना भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान की गई थी। पहला स्टेटमेंट है, गठबंधन का लक्ष्य जो है कंपनी सहयोग को बढ़ावा देना, उन्नत क्षमताओं का निर्माण करना, वैश्विक अनुभवों से सीखना और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन में तेजी लाना है। तो इसमें जो है आंसर करें आप लोग। देखिए पहला बिल्कुल ही सही है, संसाधक दक्षता जो आपका सर्कुलर इकोनॉमिक इंडस्ट्री गठबंधन है इसकी कल्पना G20 का अध्यक्षता में ही की गई थी। ठीक है, गठबंधन का लक्ष्य है कि कंपनी सहयोग को बढ़ावा देना, उन्नत क्षमताओं का निर्माण करना और वैश्विक अनुभवों से सीखना। तो चक्रीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन में तेजी लाने के लिए दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी बन जाएगा, 1 और 2 दोनों। देख सकते हैं भूपेंद्र यादव ने चेन्नई में जो चौथी G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक हो रही थी, उसी मौके पे RECEIC को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो जो चौथी अभी प्रश्न यहाँ से और हो गया कि चौथी G20 पर्यावरण और जलवायु के लिए जो है बैठक कहाँ हो रही थी? तो चेन्नई में हो रही थी। उद्देश्य क्या था इसका आपको? तो संसाधन दक्षता को बढ़ाने के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना, तेजी लाना और दर कंपनी का जो है सहयोग बढ़ावा देना। 3 इसमें सिद्धांत दिया गया था, इसको एक नज़र में ध्यान रख सकते हैं। प्रभाव के लिए साझेदारी, प्रौद्योगिकी सहयोग, पैमाने के लिए वित्त। ठीक है, 41 जो है यहाँ पे 11 देशों ने लगभग 39 कंपनी इसके संस्थापक सदस्यों में गठबंधन में शामिल है। तो RECIC का नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है,
उद्योग में आत्मनिर्भर के लिए जो है पहल लाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पे इसरो रॉकेट का मलबा मिला। अंतरिक्ष वस्तु से होने वाली क्षति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व पे कन्वेंशन किस वर्ष लागू हुआ था? ठीक है, स्टैटिक फैक्ट है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1972। देखिए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तट पे क्या मिला? इसरो रॉकेट का मलबा मिला। ठीक है, अब अंतरिक्ष में ऐसा कोई अगर घटना घटित होता है तो इसके लिए एक जो है अंतर्राष्ट्रीय दायित्व जो है कन्वेंशन किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 में लागू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय देखिए, आप देख सकते हैं दायित्व कन्वेंशन 1963 से 1972 तक कानूनी उपसमिति द्वारा विचार और बातचीत करके और 1972 में लागू कर दिया गया था। तो इसके अंतर्गत देखेंगे तो इस संधि में अनुच्छेद 7 पे है कि बताया गया है कि दायित्व कन्वेंशन में प्रावधान है कि एक लॉन्चिंग राज्य पृथ्वी की सतह या विमान की सतह पे अपनी अंतरिक्ष वस्तुओं के कारण होने वाले क्षति के मुआवजे के लिए भुगतान करने के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा और इसके कारण होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायी होगा। ये कन्वेंशन नुकसान के दावों के निपटान की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पहली बार विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 किस भारतीय शहर में आयोजित किया जाएगा? कॉफी विश्व सम्मेलन, ये जो है बेंगलुरु में। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारत में पहली बार बेंगलुरु में विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, केंद्रीय विषय इसका सर्कुलर इकोनॉमी और पुनर्योजित कृषि के माध्यम से स्थिरता लाना। ठीक, तो एशिया में पहली बार ऐसा होगा। पिछला संस्करण इंग्लैंड में 2001 में, फिर ब्राजील 2005, ग्वाटामेला 2010 और इथोपिया में 2016 में ये हो चुका है। ठीक है, तो याद रखेंगे वर्ल्ड कॉफी सम्मेलन ये कहाँ पे? बेंगलुरु में 2023 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, ईना सेट डिक्लेरेशन 1990 का संबंध है। इसका संबंध विकलांग लोग से है, स्तनपान से, समुद्र के नीचे खनन, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्तनपान से। देखिए, विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? स्तनपान और इसके लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। थीम इसका था, आइए स्तनपान कराएं और काम करें और काम करें। आयोजक इसका विश्व स्वास्थ्य संगठन था और यूनिसेफ था। ठीक है, तो इनोसेटी जो है डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? स्तनपान से चीज संबंधित है टर्म। इसने सभी देशों में स्तन दूध के लिए विकल्पों के विवरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता को लागू करने का आह्वान किया और मातृत्व प्रथाओं के लिए 10 चरणों का पालन करें। स्तनपान कराने की इच्छुक माताओं के लिए पूर्ण समर्थन सुनिश्चित करें। अगला प्रश्न है, किस राज्य के शासित प्रदेश ने डॉक्टर आपके गांव में पहल लॉन्च किया है? डॉक्टर आपके गांव में पहल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये जम्मू और कश्मीर के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर आपके गांव में। देखिए, तो जम्मू और कश्मीर में एक पहल लॉन्च किया गया है, डॉक्टर आपके गांव में। उद्देश्य क्या है? लोगों को उनके दरवाजे पे गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल की सेवाओं जो है प्रदान करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चेदी बुट्टा साड़ी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये गुजरात के सौराष्ट्र समुदाय द्वारा बुना जाता है। इसमें बॉर्डर और पल्लू पे एक प्रतिष्ठित पौधे और फूल की आकृति बुनी जाती है। हाल ही में इसे जीआई टैग प्रदान किया गया। इसमें पूछा गया, बताइए कौन सा कथन इसमें सही है? आंसर कीजिए आप लोग। चेदी बुट्टा साड़ी के बारे में अगर बताया जाए तो ये ऑप्शन यहाँ पे 2 आपका सही हो जाएगा। बॉर्डर और पल्लू पे आपको पौधे और फूल की आकृति बुनी जाती है, यहाँ पे केवल ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तमिलनाडु में जडेरी नमकट्टी और चेडी बुट्टा साड़ी और कन्याकुमारी मैटी केले को जीआई टैग तो मिल चुका है। ठीक है, चेदी बुट्टे साड़ी के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे तो आप ऑप्शन में जो है यहाँ पे केवल 2 करके था। ठीक है, तो ऑलरेडी इसको जो है मिल चुका है। ठीक है, चेदी बुट्टा साड़ी को, ये आर्ट सिल्क और कॉटन मिक्स फैब्रिक के चेदी बुट्टा डिजाइन को दर्शाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसमें बॉर्डर और पल्लू पे क्या हो? पेड़ पौधे यानी पौधे और फूल की आकृति बुनी जाती है। साड़ी कला रेशम धागे का उपयोग करके बुनी जाती है, जबकि जो है चेडी बुट्टा डिजाइन चमकीले रंग के सूती धागे का उपयोग करके बनाया जाता है। प्राथमिक बुनकर जो है सौराष्ट्र समुदाय। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यही बताना है कौन सही है आपका। देखिए, निम्नलिखित जोड़ियों में आपको बताना है कि कौन सा कितने कथन इसमें सही है।
पिछवाई पेंटिंग जो है आपको राजस्थान में, चिकरी लकड़ी शिल्प J&K में, मरचा चावल बिहार में, और आगसैम बैगन असम में। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका ये 3 सही है, यानी यहाँ पे केवल 3 हो जाएगा। मरचा चावल बिहार, देखिए राजस्थान का है नाथ द्वारा पिछवाई पेंटिंग। कश्मीर में देखेंगे तो मुगदी बजी चावल और चिकरी लकड़ी, बिहार का मरचा चावल हो जाएगा, और गोवा का अगसाइम बैगन, और सत सिरोचा आपको भेदो, सत सिरंचो भेदो। तो यहाँ पे पूछा गया था, तो पिछवाई पेंटिंग जो हो जाएगा ये नाथ द्वार पिछवाई पेंटिंग है वहां पे, ठीक है। जबकि चिकरी लड़की लकड़ी शिल्प की बात करेंगे तो ये जो है J&K, ठीक है। और मरचा चावल तो बिहार ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको बात करें आगा सैम बैगन की, तो ये तो गोवा का हो जाएगा, तो ये गोवा हो जाएगा, ठीक है। ये जो है केवल यहाँ पे J&K है, कश्मीर होता तो ये भी इसको सही मान लेते, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित पहला उद्योग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है हाइड्रोजन ईंधन से जो है ये कहाँ पे, झारखंड में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड में देश का जो है पहला हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग को मंजूरी दे दी गई है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे ईंधन, ये उद्योग की बात हो रही है, यानी हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग किया जाएगा उद्योग में। स्थान इसका जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम होगा। 4000 से अधिक हाइड्रोजन IC इंजन आपको यहाँ पे, 10,000 से अधिक बैटरी प्रणाली। मेसर्स जो है TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है। प्राण वायु देवता पेंशन योजना, ये हरियाणा के द्वारा, ठीक है। अब देखिए करेंट अफेयर का कोई तो लिमिटेशन होता नहीं है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, बस टॉपिक इसमें मेंशन होता है, तो अच्छे अच्छे प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। हरियाणा में जो है प्राण वायु देवता पेंशन योजना, ठीक है। हरियाणा में प्राण वायु देवता पेंशन योजना चालू है। 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेड़ों के रख रखाव के लिए 2500 रुपये प्रति वर्ष पेंशन दी जाती है यहाँ पे, प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत, ठीक है। ऐसी योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है, ठीक है। याद रखेंगे प्राण वायु देवता पेंशन कहाँ पे, हरियाणा में। अगला प्रश्न है, डिजिटल भुगतान सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। ये 5 व्यापक मापदंडों पर आधारित है। 2018 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग करता है, ठीक है। केवल एक है, 1 और 2 दोनों है, केवल 3 है, या सभी। देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी इसमें सही है डिजिटल भुगतान सूचकांक को लेके, तो ऑप्शन आपका डी बन जाएगा, ठीक। देखिए RBI जो है डिजिटल भुगतान सूचकांक सालाना आधार पे जो है 13.24% बढ़ा है, क्योंकि ऑनलाइन लेन देन में जो है 50% से अधिक का उछाल आया है, ठीक है। RBI DPO के बारे में बताया जाए तो RBI के द्वारा प्रकाशित किया गया आधार वर्ष 2018 ही था। 5 व्यापक इसमें पैरामीटर थे, ठीक है। तो इसमें 5 व्यापक आपके पैरामीटर भी थे जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। भुगतान सक्षम करता 25% है, इसको चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, एक नज़र में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने वर्ल्ड आइकन नामक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया है। तो वर्ल्ड आइकन नामक क्रिप्टो करेंसी किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये ओपन AI के द्वारा, ठीक। ओपन जो है आपको AI के द्वारा लागू किया गया है। वर्ल्ड वाइन, देखिए वर्ल्ड जो है वर्ल्ड काइन नामक एक नया क्रिप्टो करेंसी जो है लाया गया है, और ये किसके द्वारा, तो ये ओपन AI के द्वारा, ये CEO सैम अल्टमैन के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। साइन अप इसकी अनूठी विधि जिसमें आइरिस की स्कैन भी शामिल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसके अनुमान और मानचित्रण के लिए जो है आपको स्टार फायर एल्गोरिदम विकसित किया गया है। स्टार फायर एल्गोरिदम किसके लिए विकसित किया गया, तो अवांछित रेडियो आवृत्ति के लिए, अवांछित रेडियो आवृत्ति के लिए। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बेंगलुरु में जो है स्टार फायर एल्गोरिदम विकसित किया है। पृथ्वी के चारों ओर कक्षाओं में स्थलीय रेडियो जो है फ्रीक्वेंसी हस्तक्षेप का अनुकरण करने के लिए, याद रखेंगे रेडियो आवृत्ति का जो है बारे में जानने के लिए।
रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है इंटरफेरेंस संकेतों का अनुमान लगाने और मैप करने में ये मदद करेगा। अगला प्रश्न है आपको, हाल ही में पीएम मोदी को 41वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। पीएम मोदी ने किस परियोजना के लिए नगद पुरस्कार दान दिया? ठीक है, तो ये जो उनको पुरस्कार मिला ये नमामि गंगे परियोजना के लिए दान में दिया गया। ठीक है, 1 अगस्त 2023 को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार का ये 41वां प्राप्तकर्ता है। ये नगद पुरस्कार नमामि गंगे परियोजना को ये दान में दिया गया इनके द्वारा। लोकमान्य तिलक विरासत का सम्मान के लिए 1983 से तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। अगला है आपको, बाल गंगाधर तिलक ने मांडले बर्मा की जेल में रहते हुए कौन सी पुस्तक लिखी थी? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गीता रहस्य। ठीक है, गीता रहस्य जो है इनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, जिसे लोकप्रिय रूप से गीता रहस्य बोला जाता था, श्रीमद् भागवत गीता रहस्य। क्रम योग शास्त्र के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये भी बात थोड़ा ध्यान रखेंगे। 1915 में मराठी भाषा की पुस्तक है, जिसे भारतीय समाज सुधारक स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया जब वो मांडले बर्मा जेल में थे। ठीक है, तो इतना बात ध्यान रखेंगे। भागवत गीता में क्रम योग का विश्लेषण है, जिसे वेदों और उपनिषद में का देन माना जाता है। एक किताब 1908 से 1914 तक मांडले जेल में कैद रहने के दौरान उनके द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, किस टीम को मेजर लीग क्रिकेट के पहले संस्करण के चैंपियन का ताज पहनाया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमआई न्यूयॉर्क को। देखिए, एमआई जो है न्यूयॉर्क को मेजर लीग क्रिकेट का पहले संस्करण का चैंपियन बनाया गया। ठीक है, एमएलसी यूएस के टी20 क्रिकेट लीग है ये। ठीक, फाइनल में जो है सिएटल ओकास को 7 विकेट से हराया गया। ठीक, तो याद रखेंगे एमआई न्यूयॉर्क को मेजर लीग का पहला संस्करण में चैंपियन जो चुना गया। सांख्यिकी पे अस्थायी समिति के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट पहला है, यह वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक, सांख्यिकी की जो अस्थायी समिति की बात हो रही है, 2019 में गठित आर्थिक सांख्यिकी पे अस्थायी समिति का स्थान ले लिया है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा है यहाँ पे, इसका कार्य राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के तहत जो है किए गए सर्वेक्षण के परिणाम की समीक्षा करता है। इसमें बताना है कौन सा सही है। देखिए, तो यहाँ पे पूछा जा रहा था आपसे सांख्यिकी पे अस्थायी समिति के बारे में, वित्त मंत्रालय के अधीन ये काम नहीं करता है। 2019 में गठित आर्थिक सांख्यिकी पर अस्थायी समिति का स्थान ले लिया है, ये स्टेटमेंट सही बन जाएगा। इसका कार्य राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अब एनएसओ के तहत ही होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सांख्यिकी पे अस्थायी समिति की स्थापना की थी। ठीक है, तो यह स्थापना किया गया सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। 2019 में स्थापित आर्थिक सांख्यिकी पर अस्थायी समिति का स्थान ले लिया है। इसमें राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के तहत किए गए सभी सर्वेक्षण रूपरेखा और परिणाम के समीक्षा करने के लिए व्यापक अधिदेश दिया गया। अगला देखिए, सांख्यिकी पर अस्थायी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सांख्यिकी पर अस्थायी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रणब सेन को, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। सांख्यिकीविद और राष्ट्रीय सांख्यिकी हैं, इनका नाम है प्रणब सेन, इन्हीं को बनाया गया है। अगला है आपका, वोयेजर जो है मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका पता लगाना है? वोयेजर मिशन का आंसर करें तो सौर मंडल के परे क्षेत्र को, जो सौर मंडल के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका वोयेजर मिशन का लक्ष्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा आपका। 1 सप्ताह से अधिक समय तक संपर्क होने के बाद नासा ने 1 अगस्त को अपने वोयेजर 2 अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल का पता लगाया। वोयेजर इंटरस्टेलर मिशन का उद्देश्य बाहरी ग्रहों के पड़ोस से परे सौर मंडल में नासा अन्वेषण के सूर्य के प्रभाव के क्षेत्र को जो है पता लगाना है। तो वोयेजर मिशन याद रखेंगे सूर्य के बाहरी क्षेत्र को पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है, कभी कभी इंटर जो है स्टेलर स्पेस शब्द को समाचार पत्रों में जो है देखने को मिलता है, किससे संबंधित है? इंटर स्टेलर स्पेस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तारों के बीच का स्थान, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे तारों के बीच के स्थान के लिए टर्म हम लोग यूज करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, 2022-23 में सकल स्थित पूंजी निर्माण
GPCFA 54.35 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस संदर्भ में सकल स्थिर पूंजी निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकल स्थिर पूंजी निर्माण, GFCF में सार्वजनिक और निजी दोनों निवेश शामिल होता है, पहला। दूसरा, GFCF मूल्यह्रास के समायोजन के बाद देश के कुल निवेश की गणना करता है। यहाँ बताना है कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे सार्वजनिक और निजी दोनों निवेश इसमें शामिल किया जाता है। जैसे में पहला स्टेटमेंट आपका ये सही हो गया, तो यहाँ पे केवल एक आपको सही हो जाएगा। देखिए बात करें अगर GFCF की, तो एक विशिष्ट अवधि के लिए दौरान किसी देश के भीतर भवन, मशीनरी, उपकरण, बुनियादी ढांचा जैसी भौतिक संपदाओं के उत्पादन के लिए जो है किया गया निवेश है, और इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों तरह का निवेश होता है। ये देश के पूंजी भंडार और उत्पादन क्षमता में वृद्धि का संकेत देता है। GFCF कुल निवेश का माप नहीं है, क्योंकि केवल अचल संपत्तियों और शुद्ध वृद्धि का ये मूल्य मापा जाता है। सभी प्रकार की वित्तीय संपत्ति, साथ ही इन्वेंट्री, स्टॉक, अन्य परिचालन लागतों से इसमें बाहर रखा जाता है। ठीक, अगला देखिए। अगला प्रश्न है आपका, नेशनल जो है डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी NDTSP के बारे में बताना है। नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया है, और बाकी यहाँ पे बताना उपरोक्त में से कौन सा कथन आपको सही है। देखिए पहला यहाँ पे है कि ड्राफ्ट जो है NDTSP नेशनल जो है कंसोर्टियम द्वारा जारी किया गया है। यह जरूरतों को पूरा करने और गहन तकनीक स्टार्टअप्स परिस्थिति तंत्र को मजबूत करने के लिए एक रूपरेखा का प्रस्ताव रखता है। राष्ट्रीय संघ की स्थापना प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के द्वारा सिफारिश पे की गई है। तो बात किसकी हो रही है? नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी की। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। ड्राफ्ट जो है NDTSP नेशनल जो है कंसोर्टियम द्वारा ही जारी किया जाता है। जरूरत को पूरा करने के लिए गहन तकनीक स्टार्टअप परिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए रूपरेखा रखा गया है, और राष्ट्रीय संघ की स्थापना प्रधानमंत्री के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार जो है सलाहकार परिषद के सिफारिश पे की गई है। तो ऐसे में स्टेटमेंट आपका तीनों ही सही हो जाएगा, सभी 3। ठीक है, अगला देखते हैं। डीप टेक में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ठीक है, यहाँ पे बताना है। देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। डीप टेक में बड़ा डेल्टा, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, आभासी वास्तविकता। ठीक है, आंसर कीजिए। इसका सही आंसर सारा ही हो जाएगा। डीप टेक में बड़ा डेल्टा, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स और आभासी वास्तविकता सब इसमें शामिल किया गया। डीप टेक शब्द जो है ऑनलाइन निवेश प्लेटफॉर्म प्रोपेल एक्स की संस्थापक और CEO स्वाति चतुर्वेदी द्वारा गढ़ा गया है। डीप टेक शब्द, ठीक है, जो शुरुआती चरण में डीप टेक के निवेशकों से जोड़ता है। डीप टेक या डीप टेक्नोलॉजी उन स्टार्टअप को संदर्भित करता है जिनका व्यवसाय मॉडल इंजीनियरिंग के उच्च तकनीक, नवाचार और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति पर आधारित है। डीप टेक स्टार्टअप कृत्रिम बुद्धिमत्ता या मशीन लर्निंग या नई मौजूदा उभरती प्रौद्योगिकी के लिए अन्य जो है नवीन अनुप्रयोग आधारित की संभावना है। जैसे इसमें ब्लॉकचेन हो गया, कंप्यूटर आपका इमेजिंग हो गया, वर्चुअल रियलिटी, सारा इसमें शामिल है। अगला प्रश्न देखिए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग यानी दीक्षा पोर्टल के बारे में बताइए। ये भारत का राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच है। यह केवल भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची को निर्दिष्ट भाषाओं में उपलब्ध है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने दीक्षा को आधुनिक बनाने के लिए ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का चयन किया है। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, ये जो बात करें दीक्षा पोर्टल की, तो ये भारत का राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच है। ये पहला स्टेटमेंट सही है। इसके बाद देखेंगे तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा दीक्षा को आधुनिक बनाने के लिए ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये भी सही है। ये जो है केवल भारतीय जो भाषा है 8वीं अनुसूची को निर्दिष्ट उपलब्ध इसमें नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पे 1 और 3 सही हो जाएगा, और 1 3 ऑप्शन ए में है। ठीक है, देखिए बात करें अगर दीक्षा पोर्टल की, तो शिक्षा मंत्रालय ने एडटेक प्लेटफॉर्म दीक्षा को आधुनिक बनाने के लिए ओरेकल क्लाउड के साथ इसका चयन किया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा हो गया आपका। दीक्षा भारत का राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच है। दीक्षा 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 1.48 मिलियन स्कूलों का समर्थन करती है। 36 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। तो देखिए 8वीं अनुसूची में आपको 22 ही भाषा है, ये 36 भाषाओं में उपलब्ध है, ऐसे में वो गलत हो गया। दीक्षा को वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म घोषित किया गया है। दीक्षा को MIT लाइसेंस प्राप्त
ओपन सोर्स तकनीक जिसे सन बोर्ड कहा जाता है उपयोग करके बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो लेक्चर का लेंथ लंबा होगा तो आप लोग पेशेंस रख के देखते रहें। किस संस्थान ने ऐसी तकनीक विकसित की है जो आर्द्र हवा से बिजली उत्पन्न करेगी? आर्द्र हवा से बिजली उत्पन्न करने वाला, ठीक है, ये जो है आपका मैसाचुसेट्स एमसट विश्वविद्यालय के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा। मैसा जो है चुसेटस एमसट विश्वविद्यालय के द्वारा एक तकनीक लाया गया है जो आर्द्र हवा से क्या करेगा, बिजली बनाने का काम करेगा। हवा में हम सांस लेते हैं, आप सभी को पता ही है, बिजली का उपयोग कर सकते हैं हम लोग। जिस हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं उसी का आर्द्रता का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करेगा। एक छोटा सा उपकरण होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सामग्री की पतली सी परत होगी, नैनो स्पर्श से भरा होगा, ठीक है, हवा से पानी के अणुओं को डिवाइस से गुजरने की अनुमति देता है ये, ठीक है, ऐसे वर्क करेगा ये। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य ने जल पर्यटक और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी देने वाला यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दिया है, ठीक है। संभावित स्थल देखेंगे तो बिंद और बुंदेलखंड क्षेत्र की पहाड़ी और तराई क्षेत्र में जंगल, वैधता 10 वर्ष लगता है इस पॉलिसी का रहेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला बेंगलुरु ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए जल दोस्त का अनावरण किया है? तो जल दोस्त का अनावरण किसके लिए किया गया है? तो जल निकाय से जलीय खरपतवार के लिए, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा जल दोस्त, ठीक। तो जल दोस्त की बात करें तो नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु ने जल दोस्त का अनावरण किया। यह एक आपको एयरबोट है जो झीलों और नदियों के जलीय खरपतवार को निकालेगा, ठीक है, जल दोस्त। बस इतना बात ध्यान रखेंगे। जैसे आप खरपतवार में जलकुंभी हो गया, जल फन हो गया, इन सबको क्या करेगा, वहां से साफ करने का काम करेगा जल दोस्त। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव का उद्घाटन किया? तो उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव का उद्घाटन किया गया भोपाल में, ठीक है, 3 अगस्त 2023 की बात है। भोपाल में उत्कर्ष और उन्मेष महोत्सव का उद्घाटन किया गया। संस्कृति मंत्रालय के अधीन ये संगीत नाटक अकादमी का साहित्य अकादमी है। इसमें 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 800 कलाकारों ने लोक और आदिवासी कलाओं में प्रदर्शन में यहाँ पे किया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, हाल ही में भोपाल में आयोजित उत्कर्ष महोत्सव के विभिन्न लोक कलाओं का प्रदर्शन किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित सूची पर विचार कीजिए। जाबरो नृत्य, लद्दाख, सिम्पी जो है, इसमें बताना है आपको कितना जोड़ा सही सुमेलित है। जाबरो नृत्य लद्दाख का है, सिम्पी सिंधी छम सिक्किम का, लावनी महाराष्ट्र का। ये सही है, पहला भी सही है आपका, जाबरो नृत्य लद्दाख, सिंधी छम ये भी सही है, छावनी। तो यहाँ पे तीनों ही आपका सही सुमेलित है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, लोक कला है, एक तरफ राज्य है। जाबरो नृत्य आपका लेह और लद्दाख हो गया, शुमीवार नागालैंड का हो गया, सिंधी जो है आपका सिक्किम हो गया, राय और नेरारी मध्य प्रदेश, लावनी आपका महाराष्ट्र का हो गया, सिगारी जो है आपको ये लोक नृत्य उड़ीसा का हो गया, टपेटा गुल्लू आंध्र प्रदेश, कालबेलिया राजस्थान हो गया, तीबा बिहू असम, आजी आमू अरुणाचल प्रदेश और झिझिया आपको बिहार से। अगला प्रश्न देखिए, एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई पे भूमि कला प्रदर्शन सा कहाँ आयोजित की गई है? एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई पे भूमि कला प्रदर्शनी एक सा नाम से आयोजित की गई है। तो ये कहाँ की गई है? तो ये लद्दाख में, ठीक है, याद रखेंगे। एशिया का सबसे अधिक ऊंचाई यानी 3600 मीटर पे भूमि कला प्रदर्शनी जो है सा शीर्षक को लेह लद्दाख में आयोजित किया गया, इतना बात ध्यान रखेंगे। उद्देश्य है जलवायु, संस्कृति और समुदाय का पता लगाना। लद्दाखी भाषा में सा का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है। जर्मन दूतावास ने इसका समर्थन किया। तो सा जो है कहाँ पे? ये आपको लद्दाख में। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सॉवरेन रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया? कौन सी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अमेरिका की सॉवरेन रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है? ये फिच हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी बन जाएगा। फिच ने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सॉवरेन रेटिंग को जो है
ट्रिपल ए की से घटाकर जो ए प्लस में कर दिया है। ठीक है, राजकोषीय गिरावट सामान्य सरकारी ऋण को बढ़ता बोझ देके ऐसा काम किया गया है। ठीक है, तो ट्रिपल ए से जो है इसको ए प्लस में शामिल किया गया है। अगला देखिए, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन स्थापित की है? दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन जो है स्थापना किसके द्वारा की गई है? चीन के द्वारा। चीन के पूर्वी तट पे ये किया गया है। टरबाइन जो है ये देखेंगे तो आपका 66 जो है यहाँ पे गीगावाट आवर कार्बन मुक्त बिजली उत्पादन करने की बात होगी। ये दुनिया का सबसे बड़ा पवन टरबाइन की बात किया गया। 500 फीट की ऊंचाई पे इसको स्थापित किया गया। अगला देखिए, किस मंत्रालय ने आयुष बीजा की एक नई श्रेणी का निर्माण का अधिसूचना जो है किया है? आयुष बीजा का एक नई श्रेणी का निर्माण करने वाला आपका गृह मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, गृह मंत्रालय ने आयुष बीजा की एक नई श्रेणी निर्माण करने की घोषणा की है। आयुष प्रणाली चिकित्सा देखभाल, कल्याण और योग जैसे भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत उपचार के लिए विदेशी नागरिकों को उपचार के लिए है। यह हील इन इंडिया पहल के लिए भारत के रोड मैप का हिस्सा भी है। उद्देश्य है कि भारत की चिकित्सा मूल्य यात्रा गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा जो है आयुष वीजा। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किस कंपनी को 13वें महारत्न श्रेणी के रूप में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है? तो ये आपका हो जाएगा इंडियन ऑयल लिमिटेड। ठीक है, इंडियन ऑयल लिमिटेड हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न की श्रेणी में जो है ये 13वां कंपनी बन गई है। इससे पहले बाहर कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए है, 13वां महारत्न कंपनी बनी है। ठीक है, ओएनजीसी जो है विदेश जो है आपका सीपीएससी के बीच 14वां नवरत्न बन गया है। तो 14 जो है 14वां जो है नंबर पे नवरत्न, पहले से 13 नवरत्न कंपनियां थी और 14वें नंबर पे आपका ओएनजीसी विदेश हो गई। ठीक है, ओएनजीसी विदेश सीपीएससी हो गई और 13वें नंबर की महारत्न में आपको ये कंपनी होगी ऑयल इंडिया लिमिटेड। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि 12वें नंबर का कौन सा महारत्न कंपनी बनी थी। ठीक है, अगला देखिए, अर्थ ओवरशूट डे के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन इसमें सही है। अर्थ ओवरशूट डे यह उस दिन को चिन्हित करता है जब प्रकृति पे मानवता की मांग एक वर्ष में इसे फिर से भरने के लिए पृथ्वी की जय क्षमता से अधिक हो जाती है। इसकी गणना ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क द्वारा की जाती है। वर्ष 2023 में 2 अगस्त को ये था। तो बात है अर्थ ओवरशूट डे की, तो उसी दिन को चिन्हित करता है जब प्रकृति पे मानवता की मांग एक वर्ष में इसे फिर से भरने के लिए पृथ्वी पर जय क्षमता। ये सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा तो ऐसे में ऑप्शन डी बन जाएगा आपका। हाल ही में भारत ने किस देश से स्पाइक मिसाइल खरीदी है? स्पाइक मिसाइल जो है किस देश से खरीदा गया है? आंसर है आपका यहाँ पे इजराइल, यूएसए, रूस और जापान। सही आंसर यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? इजराइल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इजराइल से जो है स्पाइस मिसाइल खरीदी गई है। स्पाइक मिसाइल, स्पाइक एक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैग गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, ये जमीन से जो है हेलीकॉप्टर से भी दागा जा सकता है। तो याद रखेंगे स्पाइक मिसाइल जो है इजराइल से खरीदी गई है। ये एंटी टैग गाइडेड मिसाइल है। यह जो है एक दागो और भूल जाओ एंटी टैग मिसाइल है जो 30 किलोमीटर का लक्ष्य जो है भेद कर सकता है। हाल ही में केंद्र ने कीटोप्रोफेन और एसेक्लोफेनॉन दवा के उत्पादन पे बिक्री पे प्रतिबंध लगा दिया है। ये जो है किस प्रकार की दवाएं थी? कीटोप्रोफेन और एक्सलेफेनॉक दवा। ठीक है, तो आपको बताना है किस प्रकार की थी। ये एंटी इंफ्लेमेटरी दवा थी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये दोनों पे बैन लग गया है, ध्यान रखेंगे। एक तो आपका कीटोप्रोफेन है और एक्सली आपका फेनॉक आपको नॉन स्टेरॉइल एंटी इंफ्लेमेटरी दवा थी। इसका उपयोग दर्द, सूजन, कठोरता, जोड़ों के दर्द वगैरह में किया जाता था। मवेशियों में जो है कीटोप्रोफेन और आपको एस्किलोनोफेनॉन, डिक्लोफेनॉन समान ही विषैले होते हैं, गीदों को मार सकते हैं। और अध्ययन से पता लगा कि आपका एक्सक्लोफेनॉन को तेजी से डाइक्लोफेनॉन में चयापचय भी किया गया है। तो ऐसे में जो है गीदों के लिए ये
क्रिप्टोफेनन जिप्स गीदों के लिए जहरीला है, ऐसे में इसको बैन कर दिया गया। ध्यान रखेंगे केटोप्रोफेन और एक्सलोकेफेनन दवा को बैन कर दिया गया है। ये दवा जो है गिद्ध और अन्य रेप्टियर प्रजाति के लिए हानिकारक, ठीक है, ऐसे में इसको बैन कर दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे गीदों के लिए हानिकारक माना जाता है? देखिए अभी हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए डिक्लोफेनॉक, केटोप्रोपेन और एक्सलोफेनॉक, ये तीनों माना जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? डी बन जाएगा। ये इस्तेमाल किया जाता था आपका पशु चिकित्सा में, ठीक है। और आपको पता है पशु जब मर जाते हैं तो ऐसे में गीदों द्वारा उनका भक्षण किया जाता है, और ऐसे में ये उनके लिए खतरा था। आगे देखिए, हाल ही में गीतकार विट्ठल राव का निधन हो गया। वह किस भाषा से जुड़े लोक गायक थे? ये जो है तेलुगु से थे, विट्ठल राव, ठीक है। तेलुगु लोक गायक थे और गीतकार थे गोमती विट्ठल राव, ठीक है। इनका निधन हो गया। गोमती विट्ठल राव इनका वास्तविक नाम था। तेलंगाना राज्य के आंदोलन से प्रेरित थे। वह पूर्व नक्सली था, नक्सली भी थे ये। अगला देखिए, हाल ही में लुन्नर कोडेक्स कार्यक्रम चर्चा में था, ये किससे संबंधित है? लुन्नर कोडेक्स, ठीक है। तो ये चंद्रमा पे कलाकृतियां भेजना से है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये लुन्नर कोडेक्स कार्यक्रम के तहत मानव रचनात्मक के अस्थायी रिकॉर्ड के रूप में विविध डिजिटल कला के एक संग्रह चंद्रमा पे भेजा जाएगा। 157 देश में 30,000 कलाकारों द्वारा, लेखक और फिल्म निर्माताओं के द्वारा ये जो है कलाकृतियां एकत्रित की जाती है, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने भारत को किस श्रेणी में रखा है? ठीक है, अधिक वजन, कम वजन, समान वजन, ठीक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये अधिक वजन कैटेगरी में। देखिए मॉर्गन स्टैनली के द्वारा भारत को रेटिंग से बढ़ाकर और ओवरवेट श्रेणी में कर दिया गया है। भारत के बाजारों को छठे स्थान से पहले स्थान पर ला दिया गया है। ओवर रेट रेटिंग का मतलब होता है यह निवेश में अधिक वेटेज का हकदार है और यह भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करेगा। तो चीन की रेटिंग को घटाकर समान भार श्रेणी में कर दिया गया है जो है मॉर्गन स्टैनली के द्वारा, और भारत को जो है यहाँ पे ओवरवेट रेटिंग में शामिल कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किन दो देशों के साथ अपने पहले स्टैंड स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका किन दो देशों का, चूंकि त्रिपक्षीय है तो दो देशों के साथ ही होगा, तो दक्षिण कोरिया और जापान के साथ। ऑप्शन आपका बी बनेगा। देखिए स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन 3 संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के हुआ, ठीक है। ये जो है आपको 18 अगस्त 2023 को कैंप डेविड प्रेसिडेंशियल स्टेट में कारण था भारत प्रशांत और उससे आगे त्रिपक्षीय सहयोग को जो है विस्तारित करना और उत्तर कोरिया को लगातार जो है खतरा। अगला देखिए, हाल ही में किस संगठन ने एम पावर उपायों पर आधारित तंबाकू नियंत्रण पर अपनी नई रिपोर्ट जारी की? तो किसके द्वारा जो है नई रिपोर्ट जारी की गई? तो ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, ठीक है। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाल ही में तंबाकू नियंत्रण पे नई रिपोर्ट जारी की गई। 2008 से तंबाकू नियंत्रण देश के द्वारा प्रगति का ट्रैक करता है। तो 2008 में डब्ल्यूएचओ ने तंबाकू नियंत्रण पे डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क कन्वेंशन की मांग कटौती उपाय लागू करने के लिए देश में मदद करने के लिए एम पावर उपाय का विकसित किया था, ठीक। कम से कम एक एम पावर उपाय लागू करने वाला देश की संख्या 151 है, ठीक। अगला देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं 4 देश है, ब्राजील, तुर्की, नीदरलैंड और मॉरिशस ने सभी उपायों को लागू कर दिया है, ठीक है। तो तंबाकू को जो है कम करने के लिए, ठीक है। अगला देखिए 48 है, निम्नलिखित में से किसने बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए जो है एमएसआई पोर्टल लॉन्च किया है? तो एमएसआई पोर्टल जो है एक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपको महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक एप्लीकेशन एमएससी विकसित किया है, ठीक है, इनके द्वारा विकसित किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे ये एमएसआई मासी जो है पोर्टल, ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा डेवलप किया गया है। निर्बाध निरीक्षण के लिए निगरानी ऐप है ये। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित कथनों विचार करके बताना है कौन सा सही है। भारत में पहली बार हिमालयी गिद्ध का प्रजनन कराया गया है।
रानी गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र असम में स्थित है। आयुषिन ने हिमालय गिद्ध को गंभीर रूप से लुप्तप्राय बताया है। देखिए पहला तो सही है, यहाँ पे भारत में पहली बार जो है आपको हिमालय गिद्ध का प्रजनन, रानी गिद्ध जो है असम में है। ये गंभीर रूप से लुप्त राय नहीं बताया गया, तो ऑप्शन ऐसे में सी बनेगा इसका। केवल एक और दो। हिमालय गिद्ध की बात करें तो ये भारत में पहली बार कैद में प्रजनन हुआ। असम राज्य चिड़ियाघर गुवाहाटी। फ्रांस के बाद ये दुनिया का दूसरा ऐसा उदाहरण है जहां जो है इस प्रजाति को कैद में रखा गया है। आईसीयू में खतरे के करीब इसको रखा गया है। गिद्ध प्रजनन केंद्र की बात करें तो पिंजौर, भोपाल, रानी असम में और राजभतगावा पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में देखा गया ध्रुवास्त्र क्या है? तो ये एंटी टैंक आपका मिसाइल है। ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड जो है मिसाइल है हेलिना और ध्रुवास्त्र का इसका सफलतापूर्वक जो है परीक्षण संपन्न किया गया। हेलिना नाग मिसाइल है और हेलीकॉप्टर प्रक्षेपित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ध्रुवास्त्र हेलिना हथियार प्रणाली का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र ने कर्नाटक के हाई कोर्ट से कहा कि वह भारत के हवाना सिंड्रोम के मामले में गौर करेगा। हवाना सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये हवाना सिंड्रोम के बारे में आपको बताना है। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा कथन इसमें सही है? यह विभिन्न देशों के अमेरिका खुफिया और दूतावास के अधिकारियों द्वारा अनुभव किए गए मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों का एक समूह संदर्भित करता है। इसमें बिना किसी बाहरी शोर के कुछ आवाजें सुनना, मतली चक्कर और सिर दर्द और स्मृति हानि जैसे लक्षण भी शामिल है। दोनों सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी बन जाएगा। एक और दो दोनों। हवाना सिंड्रोम जो चिकित्सीय संकेत और लक्षणों का एक समूह है। इसे अमेरिका कनाडाई दूतावास के कर्मचारियों ने सबसे पहले 2016 के अंत में हवाना, क्यूबा और उसके बाद अन्य देशों में रिपोर्ट किया था। लक्षण में मतली, गंभीर सिर दर्द, थकान, चक्कर आना, ये सब इसमें शामिल है। नींद की समस्या। ऐसा कहा जाता है कि उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव होते हैं जो तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त करते हैं। यह हवाना सिंड्रोम से रिलेटेड बातें हो गई। अगला है आपका यूक्रेन वार्ता, शांति वार्ता के बारे में बताना है, कौन सा इसमें सही है? इसकी मेजबानी रियाद में सऊदी अरब के द्वारा जो की गई थी। रूस के प्रतिनिधि ने प्रस्तावित यूक्रेन शांति योजना का स्वीकार कर दिया। भारत का प्रतिनिधित्व NSA अजीत डोभाल ने किया। तो ये भारत की ओर से तो यही प्रतिनिधित्व किए थे, ये यहाँ पर सही है, केवल यहाँ पे 3 हो जाएगा। देखिए यूक्रेन पे रूस के आक्रमण के समाप्त करने के प्रयास में सऊदी अरब 5 से 6 अगस्त को जेदा में एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। रूस का कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, तो स्वीकार अस्वीकार करने की बात ही नहीं होती है। यूक्रेन ने अपना 10 सूत्रीय शांति फार्मूला प्रस्तुत किया। चीन, भारत और अमेरिका सहित 40 से अधिक देश इसमें उपस्थित थे। भारत से जो है आपको NSA अजीत डोभाल इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न है, एंटी डिपिंग ड्यूटी के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा इसमें सही कथन है? यह एक व्यापार विकृत उपाय है और WTO प्रावधानों के तहत इसकी अनुमति नहीं है। भारत में वाणिज्य व्यापार द्वारा जो है लगाया जाता है। हाल ही में भारत ने चीन, कोरिया, इंडोनेशिया और ऑप्टिकल फाइबर आयात के एंटी डोपिंग शुल्क लगाया है। यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही है? यहाँ पे देखिए तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है कि भारत ने चीन, कोरिया और इंडोनेशिया पे ऑप्टिकल फाइबर आयात पे एंटी डोपिंग शुल्क लगाया है। भारत ने चीन, कोरिया और इंडोनेशिया पे ऑप्टिकल फाइबर आयात पे क्या किया है? एंटी डोपिंग शुल्क लगाया है। घरेलू उद्योग को कृत्रिम रूप से सस्ती दरों से सुरक्षित करना, जो बाजार पे कब्जा कर रहे हैं, ये उद्देश्य है इसका। इसरो के अनुसार आपका चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। कब किया था? तो ये 5 अगस्त को। ठीक है, देखिए 5 अगस्त को घोषणा की गई कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक आपको चंद्रमा के कक्षा में प्रवेश कर गया है। लूनर ऑर्बिट जो है इंजेक्शंस, इसके इंजनों की लंबी अवधि की फायरिंग, जिससे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से बाहर की और चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की ओर धकेल दिया गया। तो याद रखेंगे लगभग 70 डिग्री अक्षांश पे चंद्र दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने की यहाँ पे उम्मीद है। ये तो आपको सॉफ्ट लैंडिंग कर गया है। अगला देखिए, भारत के 75 स्थानिक पक्षी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने पंछी जो है स्थानिक है? कितने हैं? तो इसमें जो है आपका ये 78 हो जाएगा। भारतीय प्राणी जो है सर्वेक्षण के द्वारा भारत के 75 जो है स्थानिक पक्षी शीर्षक को प्रकाशन जारी की गई। भारत 13,053 पक्षी प्रजाति का घर है। 78 प्रजाति भारत के स्थानिक है, यानी भारत के स्थानीय है।
विश्व स्तर पे किसी भी अन्य क्षेत्र में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो 78 प्रजाति जो है यानी 5% लगभग, ऐसे वैश्विक तौर पे देखा जाए तो 1353 है, जिसमें 78 जो है भारतीय है, यानी भारत में केवल पाए जाते हैं ये पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार वगैरह में। अगला प्रश्न है आपका, भारत के 75 स्थानिक पक्षी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पिछले कुछ दशक में दर्ज नहीं किया गया है? मणिपुर बुश बटेर, हिमालय बटेर, जेडन का आपको कॉर्सरर, नारकोडम, हॉर्नबिल। ये जो है आपका ऑप्शन यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, दूसरा भी, तीसरा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, जो मणिपुर बुश बटेर है इसको अंतिम बार 1907 में देखा गया था। हिमालय बटेर को जो है 1876, जॉर्डन कॉर्सर को 2009 तक। ठीक है, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया। 1905 में इसी दिन को स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। यहाँ पूछा गया है, बताइए उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 2, 1 दोनों सही है, और कथन 2 जो है कथन 1 का सही व्याख्या भी कर रहा है। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस और 1905 में इसी दिन को किया गया था। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 का विषय क्या है? ठीक है, तो इसका विषय था टिकाऊ फैशन के लिए हथकरघा। ठीक, इसका हाफ पार्ट आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ये आपका अगस्त मंथ का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हाफ पार्ट इसका हम लोग करेंगे। जिनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी ने किसे डॉक्टरेट का मानद उपाधि प्रदान किया है? तो ये शशि थरूर को। ठीक है, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में राहत कार्यों की निगरानी के लिए एक न्यायिक पैनल नियुक्त किया जिसे सिर्फ महिला सदस्य है। निम्नलिखित में से कौन सी इस पैनल के सदस्य नहीं है? देखिए, गीता मित्तल, आशा मेनन, शालिनी पी जोशी है, इसमें इंदु मल्होत्रा नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है राहत पुनर्वासन निगरानी के लिए एक पूर्ण महिला न्यायिक पैनल गठित की, इसमें गीता मित्तल हो गई अध्यक्ष, न्यायमूर्ति शालिनी पी जोशी और न्यायमूर्ति आशा मेनन हो गई। वैज्ञानिकों ने किस देश में बैक्टीरिया से एक विशेष प्रकार की टीसीआई की खोज की जो मलेरिया संचरण को रोकेगा? ठीक है, तो ये खोज कहाँ की गई? स्पेन में। भारत बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण कार्य कहाँ जो है शुरू किया गया है? ये जो है कहाँ शुरू किया गया? आपको लुम्बिनी में, नेपाल के लुम्बिनी में जो है भारतीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण जो है शुरू किया गया। 2022 में नरेंद्र मोदी और नेपाल के तत्कालिक जो है शेर बहादुर, इनके द्वारा संयुक्त रूप से इसका शिलान्यास किया गया। इसके कमल के आकार के होने का उम्मीद है, जिसे जीरो नेट तकनीक से बनाया जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इराक ट्रेकोमा को खत्म करने वाला 18वां देश बन गया। ट्रेकोमा बैक्टीरिया से होने वाली एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी है। भारत को 2015 में ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया था। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए, यहाँ पे पहला तो स्टेटमेंट सही है आपका, इराक जो है आपको ट्रेकोमा खत्म करने वाला 18वां देश बन गया। ट्रेकोमा बैक्टीरिया से होने वाली एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी है, दोनों सही है। भारत इससे अभी भारत को मुक्ति नहीं मिली है, तो ये आपको उष्णकटिबंधीय रोग है एक, दुनिया भर में अंधेपन का प्रमुख संक्रामक कारण है ये। हाल ही में समाचार में देखा गया डोरा अरास गैस क्षेत्र किस सागर में स्थित है? तो ये फारस की खाड़ी में। किस देश के वैज्ञानिकों ने रूम जो है टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की खोज करने का दावा किया है? तो रूम टेम्परेचर ये दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया के कमरे के तापमान पे आपका परिवेश दबाव पे सुपर जो है आपको कंडक्टर खोज करने का दावा किया गया है। दुनिया में पहली बार ऐसा है, क्वांटम एनर्जी रिसर्च सेंटर के द्वारा ये दावा किया गया है। हाल ही में समाचारों में देखी गई निराक्षी है। निराक्षी क्या है? स्वायत्त अंडर वाटर वाहन है। निराक्षी क्या है? एक अंडर वाटर वाहन है। तो भारत ने बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए निराक्षी जो है ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल लॉन्च किया था। निराक्षी का अर्थ है पानी में आंखें। ये देश का पहला अपना ये मामला है इस तरह का, खाद्यान्न का पता लगाना, खाद्यान्न निपटाना और पानी के नीचे संरक्षण करना निराक्षी का ये काम है। अगला प्रश्न है, विश्व के मूल निवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 मनाया गया। तो ये कब मनाया गया? आपको 9 अगस्त को। विश्व के मूल निवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 9 अगस्त को मनाया गया।
थीम था इसका आत्मनिर्भर के लिए परिवर्तन के एजेंट के रूप में स्वदेशी युवा। अगला है, बिहार सरकार ने किस संरक्षित क्षेत्र को गेंडा को लाने के लिए एक राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है? ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो बिहार सरकार जो है राइनो टास्क फोर्स का गठन करेगी। उद्देश्य क्या है? पश्चिमी चंपारण का जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है इसमें गेंडा का जो है उत्पादन का उपाय सुझाना। देखिए यहाँ पे लिखा है फिलहाल जो है बीटीआर में मात्र 1 और पटना जू में 14 गेंडे हैं। ठीक है। भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाला बैंकर कौन सा बन गया है? तो ये शशिधर जगदीशन। ठीक है, शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक के प्रबंधक हैं ये शशिधर जगदीशन, और ये जो है उनका पारिश्रमिक है 10.55 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से इसमें हम लोग 70 क्वेश्चन रखते हैं, बाकी जो है 70-80 क्वेश्चन जो बचा हुआ है इसका पार्ट सेकंड में करेंगे। आप लोग का रिस्पॉन्स जैसा रहता है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।